अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम गामा डिके के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम गामा डिके के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हाउ गामा डिके प्रोड्यूसेस, हाउ गामा रेडिएशन प्रोड्यूसेस एंड व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ गामा रेडिएशन। तो उसके लिए जो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो ये उसका न्यूक्लियस है जो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे पास शेल्स होते हैं एक एटम के। ठीक है, इसको हम फर्स्ट शेल कह सकते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट एनर्जी शेल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसी तरह अगर हम देखें तो ये सेकेंड एनर्जी लेवल है। ठीक है, और ये हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियॉन हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हमारे पास किस तरह से हम बताते हैं कि एक एनर्जी शेल में, जब हम एक एटम की बात करते हैं तो हम किस तरह कहते हैं कि एक एनर्जी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं 2n²। अब जो 2 है, ये जो n है, इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। मतलब कि अगर हम फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन की तादाद देखना चाहते हैं तो हम इसके अंदर 1 पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के अंदर होंगे। तो हम कहते हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे फर्स्ट शेल के अंदर। इसी तरह जब हम सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करते हैं, एनर्जी शेल की बात करते हैं, तो हम n की जगह 2 पुट कर देंगे और हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 8। तो हम कहेंगे कि सेकेंड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। राइट। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हम पीछे से कोई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाते हैं या हम कुछ भी इनको कोई भी फर्स्ट शेल को कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, पीछे से हम करवाते हैं एक्सटर्नली, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एनर्जी इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं इस एटम के ऊपर, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जब ये एनर्जी आप फॉल करवाएंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगी और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा कि ये के शेल है, ये वाला फर्स्ट शेल, सेकंड शेल को एल शेल कहते हैं। अब क्या होगा कि के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, अब यहाँ पे एक वैकेंसी रह गई, एक होल रह गया। अब इस होल को फिल करने के लिए एल शेल में से एक इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेगा। उस टाइम पे जो रेडिएशंस बाहर निकलेंगी, जब एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन के शेल की होल को फिल करने के लिए जाएगा, तो उस टाइम पे जो हमारे पास रेडिएशंस बाहर निकलेंगी उन और जो फोटोन बाहर निकलेगा या जो रेडिएशंस या जो फोटोन बाहर निकलेगा उसको हम कहते हैं, वो एक्स रेज़ के स्पेक्ट्रम में लाई करेगा, जिसे हम कहते हैं कि ये जो फोटोन रिलीज़ हुआ है एक्चुअली ये एक्स रेज़ के रेंज में लाई कर रहा है, तो उसको हम एक्स रेज़ कहते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं, बिल्कुल लाइकवाइज दिस, जब हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर भी, इस न्यूक्लियस के अंदर भी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं, इसके अंदर भी इसी तरह से एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं। जिस तरह के एक एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं, इसी तरह एक न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं और उन्हीं एनर्जी लेवल्स के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास बीटा डिके जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। जब हम बीटा डिके की बात करते हैं तो हम कहते हैं या तो न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो वो प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं, प्रोटॉन अगर कम है और न्यूट्रॉन ज़्यादा है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन में चेंज होता है और हमारे पास बीटा नेगेटिव रेडिएशन बाहर निकलती है उस टाइम पे, और प्लस हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो जो है वो पार्टिकल बनते हैं, बाहर निकलते हैं। और अगर हमारे पास ये बीटा नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूक्लियस के अंदर,
तो हम कहते हैं कि वो, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कम है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में चेंज होगा, और बीटा पॉजिटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उस टाइम पे, और न्यूट्रिनो। तब मैंने ये बात भी बताई थी कि एक्चुअली ये जो बीटा डिके है वो भी इस न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक बोरॉन की एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं बोरॉन में 12 जो है वो उसका एटॉमिक मास है, 5 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। तो हम कहते हैं कि जब इस पेरेंट न्यूक्लियस ने डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होना है तो वो होता है 6 और 12 कार्बन में चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो 5 है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो यहाँ पे है जी 5। लेकिन जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास क्या होंगे, 12 माइनस 5, ऐसे ही है। तो हमारे पास 7 आ जाएंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास 7 आ जाएंगे। अब अगर आप देखें तो न्यूट्रॉन ज़्यादा है और प्रोटॉन कम है, तो इसका मतलब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा। तो हमारे पास अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होगा तो बीटा नेगेटिव डिके होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और एंटी न्यूट्रिनो। अब इसकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को ऐसे भी दी थी कि अगर आप ये देखें तो हमारे पास एक न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे कि एटम के अंदर एक एटम में एनर्जी लेवल्स मौजूद होते हैं, उसी तरह ये एक न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। और उन एनर्जी लेवल्स में जो हैं वो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये 7 है न्यूट्रॉन, तो मैं न्यूट्रॉन को इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। और ये है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो मैं कहती हूँ कि ये हैं जी 1 2 3 4 5। अब अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो थर्ड एनर्जी लेवल तक जा रहे हैं, और जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है वो हमारे पास जा रहे हैं 1 2 3 4, फोर्थ एनर्जी लेवल तक जा रहे हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि न्यूट्रॉन ज़्यादा थे, प्रोटॉन कम है। न्यूट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। तो अब ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा। ये जब इंटर कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में तो उस टाइम पे रेडिएशंस बाहर निकलेंगी। उस टाइम पे न्यूक्लियस में से जो रेडिएशन निकलेंगी वो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की सूरत में निकलेंगी। जैसे कि हमने ये वाली एग्जांपल ली थी ना कि बोरॉन जो है जिसका एटॉमिक मास 12 और 5 है, और हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस अब जो बनेगा अगर वो देखें तो 1 2 यहाँ पे भी 6 रह जाएंगे न्यूट्रॉन, और यहाँ पे भी जो प्रोटॉन है वो 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक बैलेंस किस्म का जो है वो डॉटर न्यूक्लियस बनेगा। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो कितने हो गए, 6 हो गए। तो ज़ाहिर बात है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उस टाइम पे बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा एनर्जी है ये, तो उसको हम वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 6 माइनस 1 करेंगे तो दोबारा से 5 बन जाता है, प्लस आपके पास एंटी न्यूट्रिनो जो है वो बन जाएगा। ये हमारे पास सारा प्रोसेस बीटा डिके में हो रहा होता है। फिर जब हम गैमा डिके की बात करते हैं तो हम कहते हैं चूँकि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं और हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा होता है कि अगर प्रोटॉन, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे जो अल्फ़ा है बीटा है या गैमा है, जो गैमा रेडिएशन है, ये सारी की सारी स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव डिकेज़ हैं। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये खुद ब खुद हो रहे हैं एटम के अंदर, क्योंकि 900 हमारे पास इस टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमारे पास 900 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। 900 जो एलिमेंट्स हैं वो इस टाइम डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन उसमें से जो स्टेबल हैं वो जस्ट 280 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टेबल हैं। इसका मतलब है बाकी जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अनस्टेबल हैं, और उन्होंने जब स्टेबिलिटी की तरफ आना है तो उन्होंने ये रेडिएशंस बाहर निकालनी है, और ये खुद ब खुद हो रही होती हैं उसके अंदर। अब देखिए हमें किस तरह से पता चलता है कि अल्फ़ा हो रहा है, बीटा हो रहा है या गैमा डिके हो रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो कुछ ऐसा जब वो एक न्यूक्लियस जो है ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अब क्योंकि आपको पता है कि स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है। न्यूट्रॉन भी उतने ही होते हैं, प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं, लेकिन जो अनस्टेबल होते हैं उनमें या तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं या प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं।
तो होता क्या है कि जब एक पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो रहा होता है, तो जब वो डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है और कुछ रेडिएशन बाहर निकालता है, अगर तो वो रेडिएशन जो है वो इस तरह की निकालता है कि जिससे जो डॉटर न्यूक्लियस है उसका मास जो है, एटॉमिक मास 4 टाइम्स कम हो जाए और चार्ज नंबर 2 टाइम कम हो जाए इस डॉटर न्यूक्लियस का, तो हमारे पास हम कहते हैं अल्फ़ा डिके हुआ है। लेकिन अगर हमारे पास जो डॉल्टन न्यूक्लियस है उसका चार्ज नंबर सिर्फ एक बढ़ता है या एक कम होता है, एक +1 होता है या ±1 होता है, तो हम कहते हैं उस टाइम पे बीटा डिके हुआ है। ठीक है। अब गैमा डिके कैसे होता है कि यही जो डॉटर न्यूक्लियस होता है ना, जब पेरेंट न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है तो उस टाइम पे ये जो डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, जिस तरह मैंने यहाँ बताया ना एक्सरेस में कि एक्साइटेड स्टेट से एक इलेक्ट्रॉन जाता है के शेल का वैकेंसी को पूरा करने के लिए, और उस टाइम पे रेडिएशंस निकलती हैं जिन्हें एक्स रेस कहा जाता है। जो फोटोन निकलता है वो एक्स रेस के रीजन में लाई करता है। इसी तरह जब हमारे पास बोरॉन मतलब एक पेरेंट न्यूक्लियस जो है वो डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है तो उस टाइम पे वो एक्साइटेड लेवल में होता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट से एक न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस टाइम पर जो रेडिएशन बाहर निकालता है उन्हें गैमा रेडिएशंस कहा जाता है। अब ये सारा प्रोसेस भी एक न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है। होता कैसे है कि ये आपका ओरिजिनल एटम था, मतलब पेरेंट एटम है ये, मतलब ओरिजिनल स्टेट है एटम की। ठीक है, मतलब अनस्टेबल है, यहाँ पर अनस्टेबल कह लें, ये अनस्टेबल था, अनस्टेबल है। ठीक है। अब ये जो है ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है। और ये आ गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अगर आप देखें तो जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक डॉटर न्यूक्लियस में उसने चेंज होना है। अब क्या होता है कि जब यहाँ से एक अनस्टेबल न्यूक्लियस यहाँ से डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है, यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है तो वो उस टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब यहाँ से रेडिएशन बाहर निकलती हैं, जब ओरिजिनल स्टेट से डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होता है तो जब रेडिएशन निकलती हैं या तो वो अल्फ़ा होती हैं या वो बीटा होती हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो डॉल्टन न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक मास तो नहीं चेंज हुआ। अगर एटॉमिक मास चेंज हुआ है तो इसका मतलब अल्फ़ा डिके हुआ है, और अगर एटॉमिक मास चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब बीटा डिके हुआ है, या उसके जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या तो ज़्यादा हुए हैं या कम हुए हैं, एक नंबर ज़्यादा या कम हुए हैं तो बीटा डिके हुआ है, और अगर 2 टाइम्स नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में फ़र्क आया तो वो हमारे पास अल्फ़ा डिके है। अच्छा, अब अल्फ़ा और बीटा हो गया। अब ये जो डॉटर न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड लेवल में है ये स्टेबल ही, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब आपके पास अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं और वो प्रोटॉन में चेंज होते हैं और बीटा डिके करते हैं, फॉर एग्जांपल ये बीटा डिके हुआ यहाँ पे, तो हमारे पास एक कार्बन का एटम बना। अब वो कार्बन का एटम स्टेबल है क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 6 है, और जब न्यूट्रॉन निकालेंगे 12 - 6 तो वो भी 6 निकलेंगे। तो ये हमारे पास इस टाइम स्टेबल ही है, स्टेबल है लेकिन एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है। अब किस तरह से, जैसे कि हम एक पैन लेते हैं और उसमें हम पानी भरते हैं, पानी भर के उसको हम स्टोव के ऊपर रखते हैं, तो क्या होता है कि एक आप नीचे से हीट ऑन कर देते हैं, फ्लेम ऑन करते हैं, तो क्या होता है कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। आप जैसे ही फ्लेम ऑफ करते हैं तो क्या होगा कि आपके पास एक कुछ देर के लिए जो है वो आपके पास हीट निकलती हुई, वेपर्स निकलते हुए नज़र आएंगे आपको, महसूस होंगे अगर आप उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे, वेपर्स निकलते हुए आपको महसूस होंगे। अब टाइम गुजरेगा, वो उस टाइम पे अनस्टेबल था, जैसे ही वो स्टेबल स्टेट में आएगा जब आपको पानी के ऊपर से वेपर्स निकलते हुए नहीं दिखाई देंगे और पानी जो है वो नीम गर्म होगा, वार्म वाटर होगा, लूक वार्म वाटर होगा, तो आप जब उसको फिंगर लगाएंगे तो आपको पानी में हीट तो नज़र आएगी, मतलब पानी गर्म तो नज़र आएगा, हॉट वाटर तो होगा, लेकिन आपको उसमें से हीट निकलती नज़र नहीं आएगी। ठीक है, जो रेडिएशंस पहले निकल रही थी वो नहीं। तो फिर हम कहते हैं कि उस टाइम पे वो एक्साइटेड स्टेट में, और फिर जब ठंडा हो जाएगा तो ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे कहते हैं कि एक ओरिजिनल स्टेट में अनस्टेबल एक एटम है, उसने जब अपने आप को डॉटर न्यूक्लियस में चेंज करना है, एक स्टेबिलिटी में आना है, तो उसने अल्फ़ा या बीटा डिके करना है, और उसके बाद जब उसने स्टेबल होकर वो इस टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस टाइम पे जो रेडिएशंस निकालेगा वो हमारे पास गैमा रेडिएशंस होती हैं। अब ये जो फोटोन बाहर वो निकालता है जब वो एक्साइटेड
स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है, जो हमारे पास फोटोन निकालता है, उसकी रेंज होती है जी 10⁻18 टू 10⁻19, इसकी ये रेंज होती है। अब ये जो हमारे पास गैमा रेडिएशन निकलती है, ये चार्ज लेस होती है। गैमा जो रेडिएशन होती है वो हमारे पास चार्ज लेस होती हैं, क्योंकि अगर आप इसको इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी रखेंगे, मतलब आप उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखेंगे इन रेडिएशंस को, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी। जैसे कि बीटा डिके नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन निकाल रहा हो या नेगेटिव हो, या हमारे पास अल्फा डिके जो कि पॉजिटिव होता है, तो इनको जब आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करती हैं। लेकिन गैमा रेडिएशन चूँकि चार्जलेस है, तो ये रेडिएशन ये डिफ्लेक्शन नहीं शो करती। फिर ये मैसलेस हो, मतलब बहुत कम, इनका मैस जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि फोटोन है, एनर्जी का बंडल है, तो इनका मैस बहुत कम होता है, तो इनमें पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये अंदर बॉडी के अंदर भी बड़ी जल्दी पेनिट्रेट करें, किसी भी चीज़ के अंदर बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाती हैं। ये होती है हमारे पास गैमा रेडिएशंस, और ये प्रोसेस सारा गैमा रेडिएशन में हो रहा होता है। तो अगर हम बात करते थे एक्सरेज की, तो हम ये कहते होते थे कि अगर एल शेल से के शेल में हमारे पास चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास यहाँ से जो फोटोन निकलेगा वो एक्सरेज के रीजन में लाया करेगा। फिर हम ये कहते हैं कि ज़ाहिर बात है वो जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, उन एक्सरेज की एनर्जी कितनी होगी इन दोनों शेल के डिफरेंस के इक्वल, मतलब E2 से -E1, क्योंकि E2 से एक इलेक्ट्रॉन E1 में गया, उस टाइम पे एक्सरेज निकली, ये हमारे पास इसकी एनर्जी होगी। अब इसी तरह जब हमने गैमा रेडिएशन की एनर्जी की बात करें, तो हमारे पास एक्साइटेड ई माइनस ई जी, मतलब कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो गैमा रेडिएशन निकलेगा, और वो इन दोनों की एनर्जी के जो जिस गैमा रेडिएशन की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी और हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गैमा रेडिएशन की, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ गैमा रेडिएशंस। अच्छा जी, अब हम एनर्जी ऑफ गैमा डिके जो है वो करने लगे हैं। हम इसको अब सॉल्व करेंगे कि किस तरह से हम गैमा रेडिएशन, जो कि एक्साइटेड स्टेट में जो डॉटर न्यूक्लियस होता है, जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस टाइम पे वो गैमा रेडिएशन का फोटोन बाहर निकालता है, जिसे गैमा जो गैमा रीजन में लाया करता है। तो हम कहते हैं कि कैसे हम उसकी एनर्जी को कर सकते हैं कैलकुलेट, और उसकी एनर्जी क्या होती है, वो जो फोटोन निकलता है उसकी एनर्जी क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड एनर्जी है, और ये हमारे पास है जी एक्साइटेड एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के अंदर जो। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जब एक न्यूक्लियस ने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है, तो हमारे पास उस टाइम पे उसने गैमा रेडिएशंस निकालनी है, और उसकी जो एनर्जी होगी उन गैमा रेडिएशंस की वो होगी ई गैमा, राइट। अब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जब एक्साइटेड स्टेट में एक न्यूक्लियस होगा, वो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे स्टे करेगा, इस स्टेट में स्टे करेगा, तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो उसकी रेस्ट मैस एनर्जी होगी वो होगी, ये एक्साइटेड स्टेट में तो मैंने स्टेरिक लगा दिया है, और सी स्क्वेयर, जिस तरह E = mc स्क्वेयर होता है ना एनर्जी और मैस का रिलेशन। और आपको पता है गैमा रेडिएशन जो डॉटर न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस मैसिव तो होता ही है, तो इस वजह से जो मास और एनर्जी का रिलेशन होगा तो वो m0 स्टेरिक सी स्क्वेयर। और इसी तरह जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, वो डॉटर न्यूक्लियस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा और वो गैमा रेडिएशन बाहर निकालेगा, तो वो जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी इस टाइम पे ग्राउंड स्टेट में होगी m0 सी स्क्वेयर। ठीक है। तो हम ये बात कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में जो हम बात करते हैं तो रेस्ट मैस एनर्जी होगी m0 स्टेरिक सी स्क्वेयर। ठीक है। और जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं रेस्ट मैस एनर्जी होगी हमारे पास m0 सी स्क्वेयर। फिर हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी की बात करें, तो डॉटर न्यूक्लियस जब एक्साइटेड स्टेट में होता है, या जब न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो उसकी एनर्जी इक्वल होगी किस किस के, जो गैमा रेडिएशंस बाहर निकली हैं, जो हमारे पास ग्राउंड एनर्जी है। ठीक है। ग्राउंड एनर्जी प्लस गैमा रेडिएशन की एनर्जी प्लस
हमारे पास रिकॉइलिंग एनर्जी, ये हमारे पास होती है रिकॉइलिंग एनर्जी। अब रिकॉइलिंग एनर्जी क्या होती है? रिकॉइलिंग एनर्जी, अब जब भी कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो गैमा रेडिएशन तो निकालता है, ठीक है। गैमा रेडिएशन का फोटोन या एक फोटोन निकालता है जिसकी एनर्जी होती है जिसे हम ई गैमा कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास रिकॉइलिंग एनर्जी क्या होती है? उस टाइम पे वो जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है और रेडिएशन को बाहर निकालता है तो उस टाइम पे वो रिकॉइल भी करता है। अब रिकॉइल क्या होती है? जैसे कि हम एक बुलेट की बात करते हैं, हमें कहते हैं एक गन है, ठीक है। आप उस गन की जब बात करते हैं, आप कहते हैं कि अगर ये एक गन है तो हम इस गन में से जब बुलेट को फायर करते हैं, इस गन में से जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो बुलेट तो आगे को मूव करती है, लेकिन इसका जो ट्रिगर है वो पीछे को मूव करता है, रिकॉइल करता है, ठीक है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, मतलब ये अगर आगे को मोमेंटम कर रही है इसकी बुलेट तो ये पीछे को भी ट्रिगर करता है, तो हम कहते हैं ये रिकॉइल किया है, इस रिकॉइलिंग एनर्जी है इसके पास। अब इसी तरह जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जब न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा और हमारे पास गैमा रेडिएशन बाहर निकालेगा तो वो जो एटम है उस टाइम पे थोड़ा सा इस तरफ को भी मूव करेगा, तो हम कहते हैं उस टाइम पे उसके पास रिकॉइलिंग एनर्जी भी होगी। तो हम ये सारी चीज़ों का जब प्लस करते हैं तो वो एक्साइटेड स्टेट के इक्वल आता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारे पास क्या होगा कि एक्साइटेड स्टेट में तो आपको पता है कि वो रेस्ट पे होगा तो नो मोमेंटम, और ग्राउंड स्टेट में भी नो मोमेंटम, तो हम कहते हैं ये ज़ीरो इज़ इक्वल टू हमारे पास जो गैमा रेडिएशन मोमेंटम ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जब एक डॉटेड न्यूक्लियस आएगा ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस टाइम पे वो रेडिएशन बाहर निकालेगा तो ऑब्वियसली इसका तो होगा, और उस टाइम पे वो रिकॉइल भी करेगा, तो हमारे पास दो तरह के मोमेंटम मौजूद होंगे, ई पी गैमा प्लस पी रिकॉइलिंग, ठीक है। अब होगा क्या कि न्यूक्लियस है ये फॉर एग्जांपल, तो अगर यहाँ पे रेडिएशन निकल रही है गैमा रेडिएशन तो वो उसका मोमेंटम होगा पी गैमा, लेकिन उस टाइम पे ये न्यूक्लियस रिकॉइल भी करेगा पीछे को, तो उस टाइम पे जो एनर्जी उसके पास होगी वो होगी पी रिकॉइलिंग मोमेंटम। तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो होल्ड करता है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि पी गैमा जो है इज इक्वल टू माइनस पी रिकॉइलिंग, अगर आप देखेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में शो हो रहे हैं। अब हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ये आ जाता है, हम कहते हैं इन पे सॉरी वेक्टर साइन भी होगा क्योंकि मोमेंटम है। फिर हम जब इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि पी गैमा जो है वो इक्वल है पी रिकॉइलिंग के। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हम यहाँ पे ये बात कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम, क्योंकि एक मोमेंटम के साथ मूव कर रही है रेडिएशन, गैमा रेडिएशन भी और रिकॉइलिंग एनर्जी भी, तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का अगर हम लीनियर मोमेंटम के साथ देखें तो हमारे पास इस तरह से होता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो टी, ये काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा होता है मोमेंटम पी स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिकॉइलिंग एनर्जी ले लें टी आर ओवर पी स्क्वायर और पी रिकॉइलिंग ओवर 2m0, ठीक है। अब पी आर जो है वो आपके पास पी गैमा के इक्वल है, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो टी आर जो है रिकॉइलिंग एनर्जी आपके पास आएगी पी गैमा स्क्वायर ओवर 2m0, राइट। अब ये आपके पास आ गई। अब आप ये कहते हैं कि हमारे पास अगर हम ये हमारे पास अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो गैमा रे फोटॉन की एनर्जी और मोमेंटम जो होता है वो हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं कि अगर गैमा रेडिएशन की एनर्जी और मोमेंटम है तो वो हमारे पास इस तरह से रिलेशन में होते हैं। तो अगर यहाँ से हमने पी निकालना है, मोमेंटम निकालना है, गैमा का निकालना है, तो हमारे पास ई गैमा
ओवर सी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं ई गैमा ओवर 2m0 c², और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, TR। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी रिकॉइलिंग एनर्जी की। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 50 है। एटॉमिक मास 50 मतलब m0। ठीक है, 50 है हमारे पास एटॉमिक मास। अब हम ये बात करते हैं कि हमारे पास जो c है, स्पीड ऑफ लाइट, वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम कहते हैं कि अगर हम इसका, और मैंने आपको गैमा की रेडिएशन जो गैमा निकली है, रेडिएशंस जो निकली हैं गैमा की, उसकी भी मैंने आपको वैल्यू दे दी जो कि है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं कहती हूँ कि आप इसका जब गैमा रेडिएशन निकलती हैं तो उस टाइम पे जो न्यूक्लियस है वो रिकॉइल करता है पीछे को, तो आप मुझे रिकॉइलिंग एनर्जी फाइंड आउट कर दें। तो जो कि हमने फार्मूला ड्राइव किया है तो वो है TR। ठीक है, तो ई गैमा स्क्वेयर ओवर 2m0 c²। तो आप इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं, आपके पास आ जाता है ई गैमा जो है वो 2 का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास आ जाता है 2, और आपके पास आ जाता है 50। ठीक है, और आपके पास सी की वैल्यू आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो हमारे पास एनर्जी, जो रिकॉइलिंग एनर्जी निकली है, वो तो बहुत कम है, बहुत लेस है एज़ कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है, जब वो गैमा रेडिएशन बाहर निकालता है, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है और गैमा रेडिएशन को बाहर निकालता है, उस टाइम पे जो रिकॉयल होता है वो तो एनर्जी ही बहुत कम है रिकॉइलिंग, और गैमा रेडिएशन की तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है इसकी निस्बत। तो हम ये बात कहते हैं, तो हम इस जो रिकॉइलिंग एनर्जी है हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। जब गामा रेडिएशन बाहर निकलती है तो रिकॉइलिंग एनर्जी को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, जो कि ये थी, ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो एनर्जी है, रिकॉइलिंग एनर्जी, वो तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम आती है एज़ कम्पेयर टू गैमा रेडिएशन। तो हम कहते हैं अगर ये निगलेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन बन जाती है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है ई गैमा प्लस ई एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड इन ई गैमा। राइट, अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास ई, यहाँ से हम ई गैमा की एनर्जी निकाल लेते हैं। ई गैमा की एनर्जी निकालें तो ई एक्साइटेड स्टेट माइनस ई जी आ जाता है। अब इसके एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी थी वो m0 c², m0 स्टैटिक c² थी, माइनस इसकी जो थी m0 c²। ठीक है, ये ई गैमा रेडिएशन जो गैमा फोटोन निकला उसकी एनर्जी है। गैमा फोटोन की एनर्जी इज़ इक्वल टू, अगर हम m0 स्टैटिक माइनस m0, और ये आ जाता है c²। तो ये हमारे पास गैमा रेडिएशन की एनर्जी जो है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।